नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2022 के जाते जाते इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आप सभी प्रिपरेशन करने वालों के लिए एक खुशखबरी दी है। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने आप सभी लोगों के लिए आज एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पोस्ट के लिए कुल कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी है और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है यह इसरो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के पहले हम लोग उसके विज्ञापन संख्या के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इसका विज्ञापन संख्या ये रहा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने वैकेंसी निकाली हुई है। और किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली हुई है उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी है। असिस्टेंट के लिए है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जेपीए के लिए है, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी के लिए है और स्टेनोग्राफर। कुल मिलाकर के 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि कुल जो विभिन्न प्रकार के जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, ठीक है, कि जोन वाइज कुल कितनी अलग अलग कैटेगरी में भर्तियां आई हुई हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ जोन के बारे में बताया गया है। ये नीचे इधर जोन लिखा हुआ है और इधर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है और ये सब कैटेगरी हैं, ठीक है, और ये सब नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि जैसे अहमदाबाद जोन के बारे में बात करें तो सहायक पोस्ट के लिए कुल मिलाकर के जनरल में 10 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 8 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 2 हैं और एसटी के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 26 वैकेंसीज हैं। दोस्तों, अगर हम वही बेंगलुरु जोन के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 51 है, ओबीसी के लिए 32 वैकेंसी है, एससी के लिए 21 वैकेंसी है, एसटी के लिए 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार से बेंगलुरु जोन में सहायक के लिए कुल 125 वैकेंसीज हैं और कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बेंगलुरु जोन में ही है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जोन में जैसे हासन है दिया हुआ है, हैदराबाद है, श्रीहरिकोटा है, तिरुवनंतपुरम है, कुल अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों कि सहायक पोस्ट के लिए ऊपर जो दिया हुआ है कुल मिलाकर के 339 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम लोग बैकलॉग मिला करके या फिर जो PWBD है, दिव्यांग वगैरह को मिला करके यहाँ पे 47 है, ठीक है। तो असिस्टेंट के लिए अभी तक 339 वैकेंसीज हम लोगों को जानकारी भी है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जेपीए यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये तो होगी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के बारे में डिफरेंट जोन में। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ बता देना चाहते हैं कि बैकलॉग वैकेंसीज क्या होती है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में दिया है कि यदि PWBD क्या होता है, ये देखिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं, यदि दिव्यांग अभ्यर्थी किसी चिन्हित श्रेणी अर्थात OH, VH या HH ऑप्टिज्म के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो उपरोक्त रिक्तियों के प्रति अन्य वर्ग के PWBD यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। यदि दिव्यांग अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इसे जनरल कैटेगरी से के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा और दिव्यांग आरक्षण को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अब इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के बारे में कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आप पोस्ट संख्या 1, 3 और 5 को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यानी कि असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क, तो आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों वह है ग्रेजुएशन 60% अंक के साथ। और वहीं अगर आपकी बाय द वे मार्किंग CGPA सिस्टम में हुई है तो आपकी CGPA सिस्टम जो है 6.32 पॉइंट से मिनिमम कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए यानी कि आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना जानना चाहिए, उसके बारे में बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग वहीं पे पोस्ट संख्या 2, 4, 6 के बारे में बात करें यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के बारे में, तो इसमें भी आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए मिनिमम, और CGPA सिस्टम में मार्किंग हुई है तो उसमें भी 6.32 पॉइंट से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास इतना है तो ठीक है, लेकिन एक और क्राइटेरिया दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, आप यहाँ पे नीचे दे सकते हैं कि इतना तो है ही, ठीक है। इसके बाद भी आपके पास अगर ये दोनों हैं उसके साथ भी दोस्तों आपके पास डिप्लोमा
कॉमर्शियल या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टेनोग्राफर के लिए। और इसमें एक्सपीरियंस कम से कम स्टेनोटाइपिस्ट या फिर स्टेनोग्राफर के तौर पे एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। और एक एक्सपीरियंस के तौर पे दोस्तों यहाँ पे दिया है कि आपके पास ये जो बाय द वे अगर आप टाइपिस्ट हैं या फिर स्टेनोग्राफर हैं तो मिनिमम स्पीड आपकी जो होनी चाहिए इंग्लिश में वह 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 60 शब्द प्रति मिनट। और कंप्यूटर पर कार्य करने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। एज लिमिट के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। देखिए 9 जनवरी 2023 तक फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, तक आपकी उम्र मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। वहीं अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हैं तो आप 3 साल आपके लिए रिजर्वेशन मिल जाता है, ठीक है ना, 31 साल तक। वहीं पे SC ST वाले 33 साल तक ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ दिया है कि जो दिव्यांग कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, PWBD कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसे ध्यान दीजिएगा कि आरक्षण के लिए दिव्यांगता की कोटि यानी कि डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी फॉर रिजर्वेशन क्या होनी चाहिए। तो आपके पास देखिए दिया है कि सेवाओं या पदों में आरक्षण के लिए मात्र ऐसे व्यक्ति प्राप्त होंगे जिनकी सुसंगत दिव्यांगता मिनिमम 40% है, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आवेदन की विधि के बारे में। देखिए दिया हुआ है कि अभ्यर्थी शर्तों के अधीन अनेक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। समान या अलग क्षेत्रों के तहत अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु अलग क्षेत्रों में समान पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि यदि एक अभ्यर्थी अहमदाबाद क्षेत्र में पद संख्या 1 असिस्टेंट के लिए, वहीं पर बेंगलुरु जोन के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत पद संख्या 3 के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन अहमदाबाद क्षेत्र में पद संख्या 1 सहायक के लिए तथा बेंगलुरु क्षेत्र में अंतरिक्ष विभाग के तहत पुनः 1 सहायक के लिए आवेदन नहीं कर सकता। दोस्तों हमारे इसके कहने का मतलब यह है कि आप एक ही पोस्ट के लिए 2 जोन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय द वे अगर आपकी पोस्ट अलग अलग है तो आप 2 जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही पोस्ट के लिए 2 जोन में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका सीधे कहने का मतलब ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि ये NOC वगैरह आप देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी है। देखिए दोस्तों सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम फ़ीस जो है वह 100 रुपये है, ठीक है। अगर आप 2 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 100 रुपये अलग से देना होगा, यानी कि तब आप 200 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है दोस्तों वह 20 दिसंबर 2022 से 9 जनवरी 2023 तक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदन शुल्क या भुगतान की प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फीस पेमेंट है वह 2 तरीके से है। एक ऑनलाइन तरीका है और दूसरा ऑफलाइन तरीका है। ऑफलाइन मतलब चालान के माध्यम से भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है पॉइंट 15 में कि आवेदन के साथ JPG फॉर्मेट में फ़ोटो एवं हस्ताक्षर के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है। हालांकि अभ्यर्थियों से जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाएगी तो उन्हें उसकी एलिजिबिलिटी, एज या फिर श्रेणी वगैरह से रिलेटेड NOC इत्यादि के जो मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस समय आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, वह देश के 11 सेंटरों पे आपका एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। और वो 11 सेंटर कौन कौन से हैं हम उसके नाम बता देते हैं। देखिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम, इन्हीं 11 सेंटरों पे आपका ये परीक्षा आयोजित होगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये दिया हुआ है नीचे। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा दोस्तों कि पोस्ट संख्या 1, 3, 5 के लिए 1, 3, 5 में कौन कौन से पोस्ट आते हैं आपके जो असिस्टेंट हैं और UDC हैं उसके लिए 120 यानी कि मिनट यानी कि 2 घंटों का पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे में आपको, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं दिया गया है, दिया गया है लिखा है कि 120 मिनटों की अवधि की एकल सिंगल ऑब्जेक्टिव पेपर दिया है कि देखिए 120 मिनटों की अवधि यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा और मतलब वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की पेपर होगी, ठीक है ना। और जो लिखित मतलब कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो
एनेक्सर अनुबंध 1 में दिया गया है। अब ये एनेक्सर 1 क्या है, अनुबंध 1 क्या है, उसको दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पोस्ट कोड संख्या 246 के बारे में भी दिया है दोस्तों कि ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का। और उसका जो मतलब एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है ना, रिटन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और सिलेबस है वो भी एनेक्सर 2 में दिया है, अनुबंध 2 में दिया है। उसको भी हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्किल टेस्ट भी होगा और रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कायदे से। पेमेंट और अलाउंस क्या है उसके बारे में बताया गया है दोस्तों कि ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में सहायक मतलब असिस्टेंट और JPA और जो UDC हैं और स्टेनोग्राफर के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा प्रतिमाह न्यूनतम 25,500 रुपये मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विषय पर मौजूदा नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, DA, मकान किराया भत्ता, HRA तथा परिवहन भत्ता देय होगा। कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ स्वयं एवं आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ, रियायती दर पर कैंटीन सुविधा और विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दोस्तों वो आपको मिलेंगी। ठीक है ना दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको फॉर्म को अप्लाई करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, या फिर आप फॉर्म को से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है तो आप में कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वैकेंसी से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं मैं दूर कर सकूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल VP स्टूडेंट कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।